नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं नोएडा के गांव हरोरा में। एक ऐसे पीड़ित व्यक्ति से बात करते हैं जो पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर उनको एक सज्जन मिलते हैं और मिलने के बाद वो भाईचारा निकालता है, दोस्ताना करता है और उसकी हालत पर रहम खा जाते हैं। रहम खाने के बाद वो व्यक्ति इनके साथ क्या करता है, इस विषय में इनके साथ क्या क्या हुआ, ये खुद ही अपनी जुबान से बताएंगे। हमारे दर्शकों के लिए सबसे अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम है मनीर आलम और सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से नमस्कार और सलाम करता हूँ। और ये मनीर आलम जी, ये बताइए, जो आपके साथ बैंक में फ्रॉड हुआ है, उस आदमी ने किया, आपके साथ कमरे में रहता था, पूरी दास्तान बताइए, क्या पूरा असली मामला है? सर 2 महीना पहले ये मनीष तिवारी मुझे मिले थे महिला पार्क नोएडा सेक्टर 5 में। तो एक बार की बात है कि मेरा व्हाट्सएप में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं गया था महिला पार्क में थोड़ा टहलने के लिए। मैं सोचा कि कोई लड़के से मैं अपना व्हाट्सएप सही करा लूँ। तो ये लड़का बैठा हुआ था, तो मैं गया तो मैं इनसे बोला कि बाबू आप व्हाट्सएप बना दोगे? तो इन्होंने बोला जी भैया बना दूँगा। फिर मैं वो मेरा मोबाइल देखते हैं व्हाट्सएप बनाने लगे। बनाते बनाते उनसे बना नहीं। फिर मैं उनसे बोला कि क्या बात है, बहुत परेशान हो आप? तो वो बोले कि भैया मैं बहुत 3 दिन से आया था एक दोस्त के पास। आने के बाद वो लड़का मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं 3 दिन से महिला पार्क में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। 3 दिन हो गया मुझे खाना खाए हुए। तो मैं उनको पहले बोला कि चलिए एक काम कीजिए, सबसे पहले आप चलिए खाना खाइए। ले गया उनको वहाँ सेक्टर 5 होटल में। मैं बोला जितना आपको खाना है पहले खाइए। तो उन्होंने 70 रुपये का खाना खाया। फिर उसके बाद महिला पार्क में हम रिटर्न उनको लेके आए। महिला पार्क में लाने के बाद मैं बोला कि बताइए अब आपका समस्या क्या है? तो फिर उन्होंने लगा कहने कि सर ऐसा है कि मैं जॉब के लिए आया था यहाँ पे, आज जो दोस्त मुझे बुलाया था वो मेरे संग मतलब अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रखने के लिए अब राज़ी नहीं है। तो भैया आप कुछ कीजिए, हेल्प कीजिए, मुझे कहीं रखवा दीजिए या अपने पास रख दीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है, ऐसी बात है तो एक मेरा पार्टनर है मेरे रूम में, मैं उनसे सलाह करके आपको बताऊँगा, अगर वो राज़ी हो जाएंगे तो आप मेरे पास रह जाना। फिर मैं शाम को आया और आने के बाद अपने पार्टनर से बोला कि एक लड़का बहुत परेशान है, उसको रख लिया जाए। तो हालांकि हमारा पार्टनर बोला कि नहीं मत रखिए, लेकिन उसके मतलब मजबूरी देख के मेरा दया आ गया, मुझे दया आ गया। फिर मैंने उनको बोला नहीं यार वो काफ़ी लड़का परेशान है, रख लेते हैं, क्या ज़रूरत है, ऐसे भी हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कोई हम लोगों को सपोर्ट करता है तो करना चाहिए। तो वो लड़का बोला कि ठीक है ऐसा बात है, तो उनको बुला के उनका आधार कार्ड ले लीजिए और रख लीजिए। मैंने वैसा ही किया, आधार कार्ड उनका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लिया। उसके बाद से वो लोग अपना, उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद वो लड़का रहने लगा। वो दोनों व्यक्ति अपना बना के खाने लगे। मैं तो होटल में ही खाता था ज़्यादातर के, कभी रूम पे नहीं खाता हूँ। उसके बाद से करीबन 1 महीना 5-6 दिन रहा। फिर उसके बाद रात को हम लोग संडे के दिन दोनों आदमी साथ में खाना खाने गए। साथ में खाने के बाद मैं आया रूम पे और सो गया। 2-3 दिन पहले हमारा मोबाइल वो भी देखता था, हम भी देखते थे साथ में देखते, तो मुझे विश्वास हो गया। मैंने बोला चलो। आपने कमरे में उसको अपने पास रखा, क्या उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ लिया या वैसे ही अनजान व्यक्ति को अपने कमरे में रख लिया? सर देखिए, मैंने उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया था, आधार कार्ड फ़ोटो खींच के। हमारा जब पार्टनर बोला ना तो मैं उनके सामने ही फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लिया। और उसके बाद देखिए सर मेरी गलती, मैंने कभी उसका आधार चेक भी नहीं किया कि उसमें है कि नहीं है, समझे। मेरे दिल में ऐसा कोई भी छल कपट नहीं था। मैं सोचा कि मैं तो उस लड़के का हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन उसने मेरे संग इतने बड़ी गद्दारी की है जिसका किस तरह से, क्या किस दिन आपके साथ उसने पैसे किस तरह से निकाले? जी 19 तारीख को 11:30 बजे मेरे मोबाइल से उसने, रात में? जी उस समय आप सो रहे थे क्या? जी मैं 10 बजे, हालांकि हम लोग दोनों आदमी साथ में 9:30 बजे खाना खाए, आके रूम पे लेट गए। लेटने के बाद मैं फिल्म देखने लगा अपने मोबाइल पे, मुझे नींद आने लगी। मैं बोला ले मनीष तू देख, और देख के चार्ज में लगा देना। बोला जी भैया। उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। उसके बाद इसने छत पे ले गया होगा मोबाइल, क्योंकि रूम में तो हमारा नेटवर्क नहीं रहता है। छत पे ले गया होगा, ये पता नहीं मेरे साथ कब से ये टारगेट लगाया होगा। मेरे बैग में एटीएम था, हो सकता है कि ये एटीएम से नया पिन कोड बनाया होगा, क्योंकि मैं पिन कोड तो इसको बताया नहीं था। इसने नया पिन कोड बनाया होगा, क्योंकि मेरा सारा पिन बिखरा हुआ था। फिर उसके बाद जब 2 बजे मुझे नींद टूटा तो मैं देखा कि लड़का नहीं है। रात को सीधे रात को निकल गया? 2 बजे मैं जब नींद टूटा, मैं दौड़ते हुए एकदम देखा, सबसे पहले जब मोबाइल नहीं है, लड़का नहीं है, तो मुझे एकदम घबराहट सी हो गई। मैं दौड़ के एकदम गया छत पे गया तो छत पे भी नहीं है। आके मैं अपने तीसरे वाला पार्टनर को बोला कि यार ये लड़का कहाँ गया। उसी समय से हम लोग ढूंढने लगे, तो मैं देखा कि मेरे कंबल में
मेरा मोबाइल फेंका हुआ है, 2% बैटरी बचा हुआ है। तो मैं बिल्कुल टाइट हो गया। मैं बोला यार जो भी है मेरे मोबाइल में ही है, अब मेरा मोबाइल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कहीं गया होगा वो। मैं एकदम बिंदास होकर फिर सो गया। सोने के बाद मैं 6 बजे चला गया इंटरव्यू देने भरतनगर। जब वहाँ पे गया, मैं नाश्ता करके पे फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा पे फ़ोन से कुछ नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया। वहाँ से जब आया दौड़ते हुए ATM लेके, मैं जब चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल बैलेंस ख़त्म। फिर वहाँ से मैं गया कोटक महिंद्रा। वहाँ पे मैं बोला कि ये देखिए कोटक महिंद्रा में ये आया। तो बोला कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप प्रशासन के पास जाइए। फिर मैं IDBI बैंक में उसी दिन 20 तारीख को मैं गया। वो लोग भी मुझे प्रशासन के पास भेजे। तो फिर हम दोनों दोस्त गए 20 सेक्टर में थाना पे। तो उन्होंने कहा कि बाबू ऐसा है कि आप 5 सेक्टर में जाइए चौकी पे। फिर उसके बाद मैं 5 सेक्टर में आया, अपना रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके बाद से मैं काफ़ी दौड़ भाग करने लगा। तो पहली बार तो प्रशासन मुझसे मतलब अच्छी सी बात करने लगी, लेकिन मैं जब दोबारा मतलब जाने लगा तो वो लोग मुझसे परेशान हो गए। ठीक है, वो लोग मुझसे परेशान हो गए और लगे कहने यार तुम्हारा भी तो साजिश हो सकता है, हैं? वो तुम्हारा पिन कोड जानता नहीं है तो कैसे तुम्हारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेगा। मैं बोला देखो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई आपका ATM अगर आपका होगा, मोबाइल होगा तो नया पिन कोड बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से करके करके मेरा कोई वहाँ सुनवाई नहीं होने लगा। मतलब तसल्ली देने लगी मुझे प्रशासन, पुलिस वाले मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प करते करते आज इतने दिन हो गए, सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। शायद अगर ये लोग काम करते अपना तो आज मेरा कुछ काम होता। जो बैंक ने ट्रांजैक्शन दिखाया, कहाँ के अकाउंट में दिखाया बताएंगे? जी, बैंक वालों ने कुछ नहीं किया। बैंक ये प्रशासन मेरे साथ 2 बार बैंक में गई है 16 सेक्टर में, लेकिन बैंक वालों ने बोला कि अभी मैं आपको एड्रेस दूंगा, तभी दूंगा, करते करते आज 1.25 महीना हो गया, अब तक नहीं दिया। ठीक है, तो पता नहीं ये कमजोरी प्रशासन की है या फिर बैंक वालों की है, क्या कमी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान होकर जाता हूँ थाने पे जाके मैं यही कहता हूँ कि सर क्या हुआ, एड्रेस अभी तक नहीं मिला। तो नहीं मिला, बताओ। वो फिर उसके बाद मैंने बोला सर तो आपको एड्रेस क्यों नहीं मिला है? तो बोले यार मैं क्या करूँ बताओ, जब एड्रेस वो लोग नहीं दे रहे हैं तो। बैंक वाले जी, तो ये बताइए सर, ये मेरा काम है वहाँ पे एड्रेस ले जाना, जबकि प्रशासन मुझे 2 बार भेजी कि जाइए आप बैंक वालों से एड्रेस ले आइए। कोई बात नहीं, मैं प्रशासन का बात माना, मैं 2 बार गया। वहाँ पे मुझे एड्रेस वो लोग दे नहीं रहे, बोल रहे हैं प्रशासन आएगी तो देंगे। जब प्रशासन भी गई तो भी वो लोग एड्रेस नहीं दिए उस लड़के का, जिस बैंक को ट्रांजैक्शन। जी, कोटक महिंद्रा में 16 सेक्टर में। फिर मैं आया यहाँ पे पुलिस थाने पे। फिर मैंने बोला सर ये लोग मुझे एड्रेस नहीं दे रहे, आप लोग क्यों नहीं ले रहे? तो बोला यार अब नहीं दे रही है तो मैं क्या करूँ। अब सर आप बताओ कि अब उनको एड्रेस नहीं दे रहे हैं तो वो लोग क्या करें, तो फिर मैं क्या करूँ। इसके बाद में सर DCP जी हैं यहाँ पे सेक्टर 6 में, इनके पास मैं गया। मैं जाके बोला कि सर ऐसा है कि मेरा सब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो हालांकि 2 बार तो उन्होंने मेरे को खूब तरस खाया। 2 बार क्या, मैं जब गया जब उन्होंने मतलब फ़ोन किया है। लेकिन जब तीसरे बार मैं गया तो मैं बोला सर ऐसा है कि देखिए अब तक भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो वो भी मतलब कहने लगे कि लगता है कि इस लड़के का साजिश है इसमें। तो उस दिन सर बिल्कुल मेरा मनोबल टूट गया। यानी आपके बैंक से पैसे निकलते हैं जी, पुलिस प्रशासन के पास जाते हो, पुलिस वाले उल्टा आपसे कहते हैं कि आपकी भी इसमें साजिश है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो कैसे निकाल लेगा भाई, तुम्हारा पिन कोड वो कैसे जान जाएगा। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो यही जानता था कि मेरा पे फोन मतलब जो है बस यही है। हमें क्या पता कि इतनी बड़ी दुनिया हो गई है कि ATM भी रखा होगा, उससे भी ये लोग कोड बना के और ये ऐसे कर देगा। अगर मुझे जानकारी होता तो मैं बिल्कुल अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। फिर उसके बाद मैं DCP के पास गया, DCP साहब के पास तीसरा बार मैं गया। तो मैं बोला सर अभी तक कुछ मेरा सुनवाई नहीं हो रही है। तो वो बोले कि फिर उन्होंने फ़ोन किया मतलब चौकी पे, बोला यार मुझे लग रहा है कि इस लड़के का भी साजिश है उसमें। उस दिन सर मेरा बिल्कुल मनोबल टूट गया। ठीक है, एक इतनी बड़ी अधिकारी अगर इस तरीके से बात करें तो किसी का भी मनोबल टूट जाएगा। उस दिन मेरा बिल्कुल मनोबल टूट गया, क्योंकि वही हमारा एक आखिरी उम्मीद थे, बड़े पदाधिकारी थे, हमारा अधिकार मतलब विश्वास था कि यही सर कुछ करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि लगता है कि इस लड़के का भी उसमें साजिश है, तब से मेरा मनोबल बिल्कुल टूट गया। फिर मैं दोबारा वहाँ थाने पे भी गया, उन्होंने मुझे धुतकार के हटा दिया। जब मैं SHO साहब के पास गया, मैं बोला सर क्या हुआ, तो बोले आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। फिर मैं बिल्कुल वहाँ से उदास होकर चला आया। अब सर मेरे पास कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
और मैं बहुत मतलब गंभीर स्थिति में अभी गुजर रहा हूँ, समझे। कितना अमाउंट गया बैंक से आपके से? जी ऐसे तो साढ़े 77,000 रुपये थे। देखिए, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में भारत सरकार, राज्य सरकार सभी कहते हैं कि जब तक किसी आदमी की वेरिफिकेशन ना हो, यहाँ तक की बात है कि किसी को मकान में रखा जाता है तो पहले उसका किरायानामा करा जाता है। इन्होंने वही गलती की, एक आदमी पर तरस खाए और उन्होंने, उस व्यक्ति ने किस तरह से इनकी जेब सफा करी, बैंक अकाउंट किया साफ। इसी के साथ हम, मैं भारत भूषण शर्मा फिश वार्ता से पुनः मिलूँगा एक नई स्टोरी के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।